नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 10वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें, चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो एक तरफ दिया गया है आपका आचार्य और दूसरी तरफ सिद्धांत दिया गया है। तो इसमें जो है आपको बताना है कूट के माध्यम से कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो लकुलिस जो है ये आचार्य किस सिद्धांत के हैं? तो ये पाशुपत के हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। नागार्जुन का संबंध हो जाएगा शून्यवाद से, बी का हो जाएगा दूसरा। भद्रबाहु का जैन हो जाएगा, सी का चौथा। और गोसाल का हो जाएगा यहाँ पे आजीवक, डी का हो जाएगा पहला। 3 2 4 1 3 2 4 1 आप देख सकते हैं, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा श्रावस्ती। रबतक अभिलेख ये अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए और ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो है नामदेव जो है ये इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे और ये विठोबा खेचर या खेचर नाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव ये इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के विरुद्ध थे। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा रामदास को। चौथे गुरु थे रामदास। ये इनके समय में जो है मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर का जो है वह शहर बना। और पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया था, परंतु बाद में वहाँ खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। पांचवा प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य में। आचार्य विनोबा भावे ये सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे और यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जो है ठहरे हुए थे और पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के करीब 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया और यह जो है स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। छठवां प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा पैलियोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप आसानी से जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो हमारे इसमें बैच कोर्स जो अवेलेबल हैं इस समय अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो यूपीएससी पेट कंप्लीट कोर्स है। तो जो लोग यूपीएससी पेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 5 मार्च से शुरू हो रहा है बैच ये। उसके बाद यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स है, ये आपका 8 मार्च से शुरू हो रहा है। पूरा जो है 6 महीने का ड्यूरेशन है यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स का। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी ARO बैच प्रीलिम्स बैच है, ये आपका 10 मार्च से शुरू हो रहा है। उसके बाद यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021, ये आपका 9 मार्च से शुरू हो रहा है। उसके बाद है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 11 मार्च से शुरू है। तो जो लोग इनमें से किसी भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं आसानी से।
तो आपको बता दें डिस्काउंट जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये में पड़ जाएगा। उसके बाद 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3150 रुपये, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये, और 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 7560 रुपये पे करना होगा। तो आप जो है रेफरल कोड हमारा यूज ज़रूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल जो है 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो यदि आप जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, या हम कह सकते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार ये मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है, याद रखिएगा राज्यों में। 8वां प्रश्न है, कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा टेल्को कंपनी। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को का फुल फॉर्म होता है, जिसे वर्तमान समय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और यह मुख्यतः ऑटोमोबाइल एवं अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती हैं। बाकी बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को ये सभी जो है एल्यूमिनियम बनाती हैं। 9वां प्रश्न है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो सागर एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में सारगैसम नामक वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है। 10वां प्रश्न, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो डी विकल्प से हो जाएगा एम.एस. रंधावा ने। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है, और इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। एम.एस. रंधावा का पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने जो हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं कितने? तो 20 हैं, डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में बांटा गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। तो डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। 12वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है, ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? तो 50 वर्ष से, डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी परिभाषा के अनुसार जो है किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हों। तो डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो यह जामनगर में स्थित है, बी विकल्प से हो जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि NCMB ये गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है, और इस केंद्र का उद्देश्य है समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। 15वां प्रश्न है आपका, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? तो डी विकल्प यहाँ से होगा वाल्टर जी रोजेन ने। वर्ष 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द की रचना किए थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में है, सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह आपका चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा जो है वह धारा संख्या 87।
जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। और कालांतर में ये राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो यहाँ ये विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इस दौरान कुल जो है कुल 11 अधिवेशन हुए और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः एक अधिवेशन जो है बुलाया था 24 जनवरी 1950 को। तो अंतिम अधिवेशन जो है पूछा जाए कौन सा है, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर इसमें किए गए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यह मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में जो है वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो यह उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का जो है साधारण बहुमत से। ए विकल्प यहाँ से हो जाएगा। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पूछा जाता है किस अनुच्छेद में दिया गया है संबंधित है, तो अनुच्छेद 108 से संबंधित है। इसमें जो है कोई विधेयक जो है संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया इस सामान्य विधेयक तक ही सीमित है और संविधान संशोधन हेतु यह लागू नहीं होता है। यहाँ ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। 21वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन जो है ये एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। और इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न जो है रहने लगता है और ऐसे व्यक्तियों को कोकेन या फिर एफेड्रीन ये सभी औषधियाँ जो है दी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो वह है एड्रीनेलिन हार्मोन। 22वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तरफ हार्मोन दिया गया है, दूसरी तरफ स्रावित ग्रंथि। तो सबसे पहला आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है, तो यानी कि आपका ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और बी है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ये पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है, तो यहाँ पे आपका बी का चौथा हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा। उसके बाद सी है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो सी का हो जाएगा पहला। और इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 3 4 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम दिया गया है, गलत है। कपड़े धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ना कि पोटेशियम। बाकी क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम ये सभी सुमेलित है। आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 24वां प्रश्न है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक, यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला दीर्घ पोषक तत्व और दूसरा लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व। लघु पोषक तत्वों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, जबकि दीर्घ पोषक तत्वों की आवश्यकता ये अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है। लोहा हो गया, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकेल, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम
ये सभी जो है सूक्ष्म तत्व हैं, जबकि कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन, गंधक, ये सभी जो है दीर्घ तत्वों की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका सी यानी कि गंधक आपका ये सूक्ष्म तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है 50 लोगों के एक समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो चलिए जो है एक फिगर के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि जो है ये मान लीजिए हो गया आपका अंग्रेजी और ये गोला हो गया आपका हिंदी का। तो 25 लोग जो है दोनों भाषा बोलते हैं, यानी कि ऐसे लोगों की संख्या जो दोनों भाषा बोलते हैं 25 है, और केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितना हो जाएगा। तो टोटल जो है याद रखिएगा 50 संख्या है और 35 लोग केवल हिंदी बोलते हैं। तो अब 35 माइनस 25 कर देंगे, 35 माइनस कितना करेंगे 25, तो हो जाएगा 10। तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या हो गया 10, और ऐसे लोगों की संख्या जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो टोटल संख्या 50 है, 50 में से आप 25 और 10 यानी कि 35, 25 10 35 माइनस करेंगे 50 में से, तो 50 माइनस 35 हो जाएगा कितना 15। तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या जो है केवल कितना हो गया 15। तो वही आपसे पूछा गया है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं उनकी संख्या कितना है, तो 15 है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पापा, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है और 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो अब पुत्र की आयु को आप x मान लीजिए और पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना कह रहा है। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा आपका 2 गुणे पिता की आयु बराबर हो जाएगा 5x जो है पुत्र की आयु। तो या फिर आप लिख सकते हैं 2 × 3x + 5 एक ब्रैकेट में हो गया बराबर 5x एक ब्रैकेट में x + 5 हो गया। तो आप जो है 2 तियाँ 6x हल करेंगे इसे, तो 2 तियाँ 6x हो गया प्लस 2 पचे 10, 6x + 10 बराबर हो जाएगा यहाँ तो 5x + 25, 5x + 25 हो गया ये। तो आप हल इसे करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा आपका 15 वर्ष और पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो 3x है, तो 3 × 15 हो जाएगा, 3 × 15 यानी कि 45 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ वही पूछा गया आपसे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। पिता की आयु 45 हो गया, पुत्र की आयु हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 27वां प्रश्न है, एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी है, वह बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज है, तो घड़ी ने कब सही समय बताया था। तो यहाँ जो है मंगलवार दोपहर 1 बजे से बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे अर्थात जो है 48 घंटों में घड़ी के समय में कुल परिवर्तन कितना हुआ, तो 3 मिनट का, कितना 3 मिनट का परिवर्तन हुआ 24 घंटे में। तो घड़ी में प्रति मिनट परिवर्तन जो है कितना होगा, तो 48/3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 16 घंटे। तो घड़ी ने जो है 16 घंटे बाद जो है सही समय बताया था। तो मंगलवार दोपहर 1 बजे + 16 घंटे, तो बुधवार हो जाएगा आपका, और टाइम क्या होगा, तो बुधवार प्रातः 5 बजे होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगलवार में आप 16 घंटा जो है ऐड करेंगे तो बुधवार प्रायः 5 बजे होगा, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगा। तो ये मान लीजिए नॉर्मली हो गया, इसको ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे जो है साउथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ये दिशा जो है आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो यहाँ कह रहा है आपका दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, यानी कि ये मान लीजिए दक्षिण पूर्व कौन सा हो गया, ए हो गया। तो दक्षिण पूर्व कह रहा है उत्तर हो जाता है, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर पूर्व ये हो गया आपका, उत्तर पूर्व कह रहा है पश्चिम हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है।
तो शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं। तो पश्चिम के लिए जो है क्या दिशा होगा, यानी कि ए वाला दिशा जो है पूछा गया कि पश्चिम के लिए क्या दिशा होगा। तो ए जो है आपका नॉर्थ हो गया, तो ए आपका हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो गया। इस तरह ए आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये हो जाएगा साउथ, और ए जो है आपका हो जाएगा साउथ हो गया। फिर ए हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा आपका क्या, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। आंसर जो हो जाएगा आपका सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा दक्षिण पूर्व। पश्चिम दिशा पूछा गया है कौन सा होगा, तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व होगा। 29वां प्रश्न है, ये पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 2:30 बजे 14:30 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रवाना हुई। तो अगस्त क्रांति एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से मुंबई के लिए 4:30 पर जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रवाना हुई। तो दिल्ली से कितनी दूर दोनों ट्रेन मिलेंगी, यानी कि रुकने के स्थलों को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम एक्सप्रेस द्वारा 2 घंटों में चली दूरी कितना हो जाएगा, 60 × 2 यानी कि हो जाएगा 120 किलोमीटर। और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस तथा पश्चिम एक्सप्रेस की चाल में अंतर जो होगा तो 80 - 60, 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है और एक 60 किलोमीटर, तो 80 - 60 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ हो जाएगा अंतर उसका। तो सापेक्ष चाल देखा जाए तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में अगस्त क्रांति एक्सप्रेस को समय कितना लगेगा, तो 120/20 यानी कि ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 घंटा। तो 6 घंटे में अगस्त क्रांति एक्सप्रेस द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, जो कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो 6 × 80 हो जाएगा, तो 480 किलोमीटर हो गया ये। तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 480 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्रम में आएगा। तो एक श्रृंखला दिया गया है BEH KNQ TWZ, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो B और K में डिफरेंस जो होगा 9 का है, B के बाद 9 आप ऐड करेंगे तो जो है K होगा, जोड़ सकते हैं आप B के बाद CDEFGHIJK, तो 9 ऐड करने पे आ रहा है। इसी तरह K में आप 9 ऐड करेंगे तो N हो जाएगा, H में जो है आप 9 ऐड करेंगे तो Q हो जाएगा। फिर जो है आप K में जो है 9 ऐड करेंगे तो T होगा, और N में 9 ऐड करेंगे तो W हो जाएगा, Q में फिर 9 ऐड करेंगे तो आपका जो है Z हो जाएगा। इस तरह आपको T में आपको 9 ऐड करना है, तो T में 9 ऐड करिए आप, हो जाएगा T UVWXYZABC, तो यहाँ क्या आएगा, C पहले आएगा। फिर इस तरह W में आप जो है 9 ऐड करिए, तो W में 9 ऐड करेंगे आप तो आएगा आपका F आएगा यहाँ, और Z में फिर जो है आप 9 ऐड करिए तो आएगा I, तो आंसर जो हो जाएगा आपका CFI, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। 31वां प्रश्न है, यदि X Y एवं Z एक काम को क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं कितने दिनों में। तो तीनों का जो है आप LCM निकाल लेंगे, 1/12 + 1/15 + 1/18, 12, 15, 18 का LCM हो जाएगा आपका 180, तो 12, 15, 12, 15 एम हो जाएगा आपका 180, तो 15 हो जाएगा, प्लस 15, 12 एम हो जाएगा 180, तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 18 दहाई एम होता है 180, तो यहाँ हो जाएगा 10। तीनों को आप जोड़ेंगे, 15, 12 हो जाएगा आपका 27, 10, 37, तो हो जाएगा 37/180 हो गया। अब तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे कितना दिनों में, 180 बट्टा जो है 37 दिनों में, 180/37 दिनों में। आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 सही 32/37, 4 सही 32/37, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी कब। तो यह हुआ था 1974 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कहाँ। तो यह हुआ था इलाहाबाद में, वर्तमान नाम जो है प्रयागराज है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, अब जो है प्रयागराज हो गया है नाम उसका, स्थापना हुई थी 1917 में
इसके साथ जो प्रदेश ही नहीं वरन ये देश की पहली दुग्ध सहकारी समिति थी। और 1938 में 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ यानी कि यूनियन या लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना लखनऊ में किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा गया सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी, तो इलाहाबाद में 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा, विद्युत एवं वन ये समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। 35वां प्रश्न है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। डी विकल्प से हो जाएगा। पेरियार गेम अभयारण्य एक केरल में है। किस राज्य में? तो केरल राज्य में स्थित है, जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 36वां प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई। और दूसरा है, वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है। तीसरा है, वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8.0% आकलित की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। 36वां, तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही कथन जो है सही है आपका। 37वां प्रश्न है, प्रकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। और दूसरा है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है वह सही है। प्रकाश NG ये 25 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, ने उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश NG यानी कि नई पीढ़ी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। यह एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 29वां प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास MFEX 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। डी विकल्प सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत पंख अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ किया गया। और 40वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, 27 जनवरी 2021 को ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ सकता है एग्जाम में। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, इंडोनेशिया। 27 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इंडोनेशिया की घनी आबादी वाले द्वीप जावा और वहाँ के प्राचीन शहर योग्याकार्ट के पास यह ज्वालामुखी स्थित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में से एक हैं और विगत कुछ वर्षों से इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है। तो डी विकल्प सही होगा, इंडोनेशिया। तो दोस्तों जो है ये था आपका GIC प्रवक्ता के लिए जो सामान्य अध्ययन पेपर का ये 10वां प्रैक्टिस सेट था। इसके पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, वहाँ से आपको सभी जो है वीडियो मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और वहाँ से आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।